डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और यदि आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रभाव किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है। नहीं वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में गलती कर जाते हैं और 1 नंबर माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो नहीं वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है सामाजिक विकास पर। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। क्या वो रुचियां हैं जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, आवश्यकताएं हैं, फिर यह असुरक्षा है, या फिर अभिवृत्ति है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वह है असुरक्षा। जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं असुरक्षा, वो बिल्कुल करेक्ट है। असुरक्षा जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भी सामाजिक विकास पर। ये क्वेश्चन ध्यान से है ना, ध्यान से करिए। सामाजिक विकास पर अगर रुचियां नहीं होंगी तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही ना। रुचि नहीं होगी किसी चीज़ की तो इसका प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। एक किशोर बच्चा में आवश्यकताएं, इसका भी सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है, ये भी इफेक्ट डालता है। अभिवृत्ति भी। और रही बात असुरक्षा की, तो ये प्रभाव नहीं डालता है। इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 10 के मध्य है तो वह है। किस प्रकार का बच्चा होगा अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के बीच में। बताइए, क्या वो बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा, प्रखर बुद्धि का होगा, उत्कृष्ट बुद्धि का होगा, प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच में है तो वो बच्चा किस बुद्धि का होगा। वो बच्चा हो जाएगा सामान्य बुद्धि का, अगर उसका बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के मध्य में। तो बच्चे कैसे होंगे, सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि याद रखिएगा, अगर उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रखर बुद्धि तब होगा जब 110 से ज़्यादा होगा, है ना। और उत्कृष्ट बुद्धि भी ज़्यादा ही होगा, प्रतिभाशाली उससे ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि सामान्य बुद्धि इसी के बीच में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 105 बुद्धि लब्धि है किसी बच्चे की, तो उसकी जो बुद्धि होगी कैसी होगी, तो ये भी सामान्य में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 105 भी 90 और 110 के बीच में ही आ रहा है। इसके बीच की कोई भी संख्या आ जाएगी तो समझ जाइएगा कि वो सामान्य बुद्धि की बात कर रहा है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। बताइए, कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। क्या वो लागू है 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए, या फिर 7 से 13 वर्ष के लिए है, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है, या फिर 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। तो देखिए, जो भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का। जो ये अधिनियम था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। बताइए, किसकी बात की जा रही है। याद रखिएगा, बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि पूछी जा रही है। किसमें बच्चे का बुद्धि और विकास का अध्ययन किया जा सकता है अच्छी तरीके से, कौन सी विधि आप अपनाएंगे। तो बताइए, क्या वो मनोविश्लेषण विधि हो जाएगा, तुलनात्मक विधि हो जाएगा, विकासी विधि हो जाएगा, सांख्यिकी विधि हो जाएगा। देखिए, अगर एक बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है विकासीय विधि। विकासीय विधि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकासीय विधि एक सबसे अच्छी विधि है बच्चे के बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। ठीक है। तुलना उलना नहीं करना है, इससे तो मन का विश्लेषण किया जाता है, मन की चीजों का पता किया जाता है। सांख्यिकी विधि ये कौन सी विधि है, संख्याओं का ये ज्ञान। ये आंसर उतना सुटेबल नहीं है ना। विकासी विधि बेस्ट आंसर है, सबसे अच्छी विधि है। ये जो विकासी विधि है सबसे अच्छी विधि है अगर किसी बच्चे का बुद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5,
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है या किसने कहा था कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या वो बी.एन. झा जी के द्वारा कहा गया है, या स्किनर जी का कथन है, या डेविस जी कहे थे, या वुडवर्थ जी कहे थे? बताइए। जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया था? जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी स्किनर, स्किनर जी के द्वारा कहा गया था कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर जी का नाम आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसे इंपॉर्टेंट में भी नोट कर लीजिएगा। स्किनर जी ऐसे मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ही कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? किसकी बात की जा रही है? हिंदी। हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसको किस वर्ष की आयु में, किस आयु में बच्चा पहचानने लग जाता है? बताइए। क्या वो 3 वर्ष का बालक होगा जो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लग जाएगा, या 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, या 6 वर्ष में? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बच्चा कब हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है, किस वर्ष की आयु में? तो देखिए, जो एक बच्चा होता है ना वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष की आयु में बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, एलेक्सिया है। एलेक्सिया एक प्रकार का विकार है, तो बताइए एलेक्सिया में क्या होता है? एलेक्सिया पूछा गया है, यानी कि डिसलेक्सिया, यह एक प्रकार का विकार होता है अध्ययन संबंधी। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है जो एलेक्सिया से साथ जाएगा? और क्या ये पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, सुनने की अक्षमता है? बताइए एलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया का नाम अगर आप सुने होंगे तो बता पाएंगे आंसर, वही चीज़ है एलेक्सिया। एलेक्सिया की या डिसलेक्सिया एक ही बात है। देखिए एलेक्सिया जो है ये एक प्रकार का विकार है, वो भी पढ़ने की अक्षमता में। पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, इसे पढ़ने की अक्षमता कहते हैं एलेक्सिया को, याद रखिएगा ना। पढ़ने की अक्षमता है ये एलेक्सिया। लिखने की अक्षमता को डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं, जो पढ़ने की अक्षमता होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये सब एक प्रकार के विकार हैं, ऐसे विकार से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। डिसलेक्सिया पूछेगा तो समझ जाइएगा अधिगम संबंधी है, पढ़ने से संबंधित दिक्कत आती है बच्चों को। अगर लिखने की अक्षमता की बात की जाएगी या डिस्ग्राफिया पूछा जाएगा तो लेखन संबंधी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जो पियाजे के अनुसार दी गई थी 4 अवस्थाएं, तो उसमें से बताइए जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी वो कितने वर्ष की अवधि को माना जाता है, कितने वर्ष के बच्चों को? क्या वो 0 से 2 वर्ष, या 2 से 7 वर्ष की अवधि को, या 7 से 11 वर्ष की अवधि को, 11 से 15 वर्ष की अवधि को? बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, किस आयु की अवधि को माना जाता है? पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दी गई थी उसकी आयु बताइए। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। 11 से 15 वर्ष की आयु औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। 11 से 15 वर्ष की आयु, ठीक है, याद रखिएगा इसे। 11 से 15 वर्ष की आयु औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? एक माँ के गर्भ में जब बालक का विकास होता है तो वो कितने दिन लग जाता है? बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? क्या आप बताइए, क्या ये करेक्ट आंसर है 150 या 280, 390, 460? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए जल्दी से। गर्भ में एक बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लग जाता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो बालक होता है गर्भ में माँ के, तो उसको विकसित होने में 280 दिन का समय लग जाता है। टोटल कितने दिन लगते हैं? 280 दिन, याद रखिएगा आप इसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, बालक का विकास होता है, बालक का विकास किधर से किधर होता है? बताइए जल्दी से। क्या सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों से ओर से होता है, इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए। और इसे इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आप इसे इंपॉर्टेंट में नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो बालक का विकास होता है किधर से किधर की ओर होता है? देखिए अगर जो बालक का विकास है वो होता है, एक बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर, हमेशा याद रखिएगा, सिर से पैर की ओर होगा, कभी उल्टा आंसर मत करिएगा कि पैर से सिर की ओर। ठीक है, गलती यहाँ कर जाते हैं बच्चे, आप मत करिएगा। एक बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पैर से सिर ये उल्टा हो जाएगा, दोनों ओर से ये गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में से नहीं है क्योंकि करेक्ट आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर।
आगे क्वेश्चन नंबर 11, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाएगी? किसका विकास होता है मनोभौतिक एकता में? क्या वो मन तथा शरीर का विकास होता है, शरीर तथा हड्डियों का विकास होता है, या फिर शरीर तथा हृदय का विकास होता है, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास होता है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, जो भी लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। मन तथा शरीर का विकास कहलाता है मनोभौतिक एकता। ठीक है, मनोभौतिक, मन तथा शरीर का विकास, याद रखिएगा, मनोभौतिक से याद रखिएगा मन, है ना, मन तथा शरीर का विकास मनोभौतिक एकता कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। माँ के गर्भ में सबसे पहले बच्चे का क्या निर्माण होता है? गर्भ में बताइए, क्या पैर का, सिर का, धड़ का? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताइए, पैर, सिर, धड़ सभी का सबसे पहले निर्माण की बात की जा रही है। यहाँ पे सर्वप्रथम लिखा है, इसका ध्यान रखिएगा। जो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है बच्चे का, तो याद रखिएगा वो होता है सिर का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिर का निर्माण सबसे पहले होता है जब बच्चा गर्भ में रहता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, सिर को याद रखिएगा कि सबसे पहले गर्भ में बच्चे का सिर बनता है। माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है जो सबसे पहले, तो वो सिर का होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। एक बच्चा जो है वो अपनी माता जी को किस उम्र में पहचानना प्रारंभ कर देता है? किस माह में? बताइए, क्या वो 6 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में? एक बच्चा जो है अपनी मम्मी को कब पहचाना स्टार्ट कर देता है? तो देखिए, जो एक बालक है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। 3 माह में ही बच्चा अपनी माता जी को पहचानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मम्मी ही सब देखभाल करती है, इसलिए जल्दी पहचानना प्रारंभ कर देता है मम्मी को, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जो एक बच्चा है उसके मस्तिष्क का भार होता है जन्म के समय कितना होता है? क्या वो 300 ग्राम का होता है, 350 ग्राम का होता है, 400 ग्राम का होता है, 450 ग्राम का होता है? बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसके मस्तिष्क का भार पूछा जा रहा है कितना होता है। जन्म के समय की बात की जा रही है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जो बच्चे का मस्तिष्क का भार होता है जन्म के समय वो होता है 350 ग्राम का। एक बच्चे का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क होता है 350 ग्राम का, याद रखिएगा 350 ग्राम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। आगे क्वेश्चन नंबर 15, बालक मुख्य रंगों को पहचानने लगता है कब? बालक जो होता है सबसे मुख्य रंग, जो मुख्य कलर होते हैं, कब पहचानना स्टार्ट कर देता है? जैसे कि मुख्य रंग में लाल, नीला, पीला, जो मुख्य रंग बनाए गए हैं उनकी बात की जा रही है। इन सभी कलर्स को बच्चा किस उम्र में पहचानना प्रारंभ कर देता है? क्या वो उम्र है 5 वर्ष, 2 वर्ष में, या फिर 3 वर्ष में, 4 वर्ष में? बताइए, कब बच्चा मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, किस वर्ष में? तो देखिए, जो बच्चे होते हैं ना वो 5 वर्ष की आयु में मुख्य रंगों की पहचान करने लग जाते हैं। मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष की आयु में ही करना प्रारंभ कर देता है बच्चा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दावा किया था कि जो सभी भाषाओं में होने वाले गुण होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, जन्मजात गुण होते हैं? बताइए, क्या वो स्किनर जी के द्वारा कहा गया था, अल्बर्ट बंटूरा के द्वारा कहा था, नॉन चॉम्स्की, या फिर ईसी टॉलमैन के द्वारा? किसके द्वारा यह दावा किया गया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बताइए जल्दी से। तो देखिए, जो मनोवैज्ञानिक थे ये दावा किए थे कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ गुण सार्वभौमिक होते हैं, जन्मजात होते हैं गुण, वो नॉन चॉम्स्की जी किए थे। नॉन चॉम्स्की जी दावा किए थे कि भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, बच्चों के अंदर जन्मजात ही होते हैं, जन्म के साथ ही पैदा होते हैं वो ऐसे। ठीक है, ये नॉन चॉम्स्की जी का दावा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्रायड के अनुसार की बात की जा रही है, ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें से विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? बताइए,
क्या वो मुखी हो जाएगा, गुदीय हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा या प्रसूति हो जाएगा? तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, लैंगिक हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रायड के अनुसार इस लैंगिक विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। ठीक है, लैंगिक विकास याद रखिएगा, लैंगिक विकास की अवस्था में जब होता है बच्चा तो उसका ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? किसकी बात की जा रही है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बताइए। क्या वो प्रियर के द्वारा, सीन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए जल्दी से। तो देखिए ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखी गई थी डार्विन जी के द्वारा। डार्विन जी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने लिखा था ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ किसकी बात की जा रही है? स्टैंडर्ड परीक्षा होती है, परीक्षण होता है, उसका अर्थ मानकीकृत है ना। विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मानकीकृत परीक्षण में ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, मानक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ यानी कि विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, मानक होगा। ठीक, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था विकास निरंतर या मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह धीमी प्रक्रिया है? क्या वो कॉल्सनिक के द्वारा कहा गया था, पियाजे के द्वारा कहा गया था, स्किनर जी के द्वारा कहा गया था या हरलाक जी के द्वारा कहा गया था? जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह स्किनर जी के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर जी ने कहा था विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, बताइए व्यक्तित्व विकास की अवस्था पूछी जा रही है यहाँ पर। क्या वो अधिगम एवं बुद्धि का, या फिर व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं? देखिए जो व्यक्तिगत विकास की अवस्था है वो है अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास की अवस्था होती है अधिगम और वृद्धि। आगे क्वेश्चन नंबर 22, विकास में वृद्धि से तात्पर्य किसकी बात की जा रही है? जो विकास में वृद्धि का क्या तात्पर्य होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है या संवेग में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होती है? जो विकास अगर होगा, विकास में वृद्धि होगा तो किसका इसका तात्पर्य क्या होता है, बताइए जल्दी से। क्या केवल ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं। संवेग बढ़ेगा केवल? ये भी नहीं होगा। केवल वजन बढ़ेगा? वजन तो ये तो केवल वृद्धि से रिलेट करता है। वृद्धि और विकास में एक बार अंतर पढ़ के जाइएगा। तो देखिए जो विकास में बढ़ावा होता है तब एक बच्चे का आकार बढ़ता है, सोच समझ कौशलों में वृद्धि होती है, उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, उसके कौशल बढ़ते हैं, ये इसका तात्पर्य होता है विकास, है ना। ये विकास से रिलेटेड हो जाता है। एक बार आप विकास और वृद्धि जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार आप जरूर पढ़िएगा विकास और वृद्धि में अंतर। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बच्चे का विकास होता है तब उसका आकार बढ़ता है, उसके सोच समझ एवं कौशल बढ़ते हैं। ठीक है, विकास में वृद्धि का यही तात्पर्य होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, तनाव और क्रोध की अवस्था किसकी बात की जा रही है? जो तनाव कब इस अवस्था में, किस अवस्था में बच्चे के अंदर तनाव और क्रोध यानी कि गुस्सा भरा रहता है, ऐसी कौन सी अवस्था है, बताइए। क्या वो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या वृद्धावस्था में होता है, बताइए जल्दी से। देखिए जो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा तनाव और क्रोध में रहता है, और इसके और लक्षण होते हैं, ये अपने आप को सही साबित करने का कोशिश करता है, अपने बड़ों से बात बात पर लड़ाई कर लेता है, इसे आत्मसम्मान चाहिए, ये सब किशोरावस्था में होता है। बहुत संघर्ष की अवस्था होती है किशोरावस्था, बॉडी चेंजेस आते हैं इसी अवस्था में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, किशोरावस्था। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, बालक का विकास परिणाम है, जो बालक का विकास होता है वह किसका परिणाम है? क्या वो वंशानुक्रम का परिणाम है या फिर वातावरण का परिणाम है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है या आर्थिक कारकों का, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मैं बार बार बताती चल रही हूँ कि जो बालक का विकास का परिणाम होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। ये दोनों ही शामिल होते हैं बच्चे के विकास में।
ठीक है। ये जब अंतःक्रिया करते हैं तब बच्चे का विकास होता है, यानी कि दोनों ही स्टेबल होने चाहिए। वंशानुक्रम वातावरण बच्चे का ठीक होगा तभी बच्चे का विकास अच्छी प्रकार से हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल वंशानुक्रम पर डिपेंड नहीं रहता या वातावरण केवल केवल इस पे नहीं डिपेंड रहता ना, आर्थिक कारक ये तो नहीं हो सकता। वंशानुक्रम तथा वातावरण जहाँ आपको दोनों देखने को मिले वहाँ आप टिक करिएगा, ठीक है। कभी किसी एक्स के साथ मत जाइएगा, क्योंकि जो बालक का विकास का परिणाम होता है ये दोनों ही होते हैं, इनकी अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है बालक का विकास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात इसे जरूर इंपॉर्टेंट में नोट करिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। तो इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 शारीरिक विकास का क्षेत्र है, किसका पूछा जा रहा है। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा जाता है क्या है, क्या वो स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो होता है स्नायु मंडल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्नायु मंडल होता है शारीरिक विकास का क्षेत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 26 श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब श्यामपट्ट पर आप लिखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या अच्छी लिखावट ये महत्वपूर्ण है, लेखन में स्पष्टता, ये बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए श्यामपट्ट पर लिखते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लेखन में स्पष्टता। आप साफ सुथरा लिखेंगे तभी बच्चे लिख पाएंगे, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, श्यामपट्ट का यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, क्यों होती है शरीर के आकार में वृद्धि। बताइए क्या शारीरिक और गत्यात्मक विकास, वेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, क्या होता है जब शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास ये करेक्ट हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, जब शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पर, सबसे सही कथन कौन सा है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइए आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। बताइए क्या ऐसा आप भी मानते हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, आप किस बेस पे मानेंगे बताइए। क्यों भाई लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती, लड़कियां भी तो हर फील्ड में है, सभी फील्ड में लड़कियां आज भी काम कर रही हैं ना। आप किस बेस पे कहते हो कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट नहीं हो पाएगा। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं ये भी है कि लड़कियां ही क्यों बुद्धिमान होंगी अधिक। आप किस बेस पे कह रहे हो कि लड़कियां बुद्धिमान होती हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप भी गलत है, यहाँ भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। आप लड़की हैं लड़का है कोई फर्क नहीं पड़ता बुद्धि से, है ना, कोई इफेक्ट नहीं, आप जितना सीखना चाहोगे उतना ही सीखोगे, लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। क्या आप भी मानते हैं सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। लड़के अधिक बुद्धिमान कैसे हो जाएंगे, आप लड़कियों को बुद्धिमान नहीं कह रहे हो, क्यों बताइए किस बेस पे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन के साथ जाएंगे तो बताइए कैसे सीटेट क्लियर होगा। कभी किसी की तरफ झुकाव नहीं करना है आपको, सबसे सूटेबल आंसर की तरफ जाइएगा। देखिए आप किसी बेस पे नहीं कह सकते कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं या लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं या लड़के बुद्धिमान होते हैं ना। ऐसे आंसर को काटिए आप, यानी कि जो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, यही करेक्ट हो जाएगा आंसर। बुद्धि का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर कि वो लड़की है या लड़का है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, उसमें आ जाएगा बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता देना, यानी कि ये तीनों ही आ जाएगा परामर्श के उद्देश्य में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। परामर्श के उद्देश्य में आता है बच्चों को समझना, आप बच्चे को समझिए क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों की कमियों के कारण, बच्चा अगर कहीं कमी कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है ये पता करेंगे आप, परामर्श के उद्देश्य में आता है ये। और बच्चा अगर एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है तो उसमें आप सहायता करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करनी है तो सबसे अच्छा मार्ग कौन सा हो जाएगा? क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, ये अच्छा मार्ग है, या फिर शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना ये अच्छा मार्ग हो जाएगा, या फिर उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर बच्चे के अंदर नैतिकता की स्थापना करनी है तो क्या करेंगे? उन्हें सुबह-सुबह उपदेश देने के लिए बोल देंगे प्रातः का सुबह-सुबह सभा में? बिल्कुल नहीं। ऐसे क्या नैतिकता की स्थापना हो पाएगी? उनके मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करेंगे, जो उनका मूल्य है, जितना खर्चा किया उसका मूल्यांकन आप करेंगे तब हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक रोज़-रोज़ पढ़ाएँगे तो उनके अंदर नैतिकता की स्थापना हो जाएगी? काट दीजिए ऐसे आंसर को, इसके साथ मत जाइएगा। यानी कि शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है अगर बच्चे के अंदर नैतिकता की स्थापना करनी है तो। यही सबसे अच्छा मार्ग है, शिक्षा का आदर्श रूप से व्यवहार करना ही सबसे अच्छा मार्ग है बच्चों के अंदर नैतिकता की स्थापना करने के लिए। याद रखिएगा इसे और इंपॉर्टेंट में नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है। सी टेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको मेरी सभी वीडियो मिल जाएगी, तो उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा क्योंकि वो सभी वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उन पर मैंने बात की है। तो एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो पाएगा। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।